कैसे हैं बेटा। आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे बेटा उनको डिस्कस किया जाएगा। कोई भी पॉइंट बेटा छूटेगा नहीं आपका, इस बात को ध्यान रखना। और बेटा जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। बेटा वीडियो के एंड में हम इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि बेटा मैचिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट टुडे क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। देखो बेटा सबसे फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, कंपनी बिकेम द दीवान। इसके पहले चैप्टर में ही हमने बताया था बेटा कि दीवान और दीवानी दो वर्ड आते हैं बेटा। तो दीवानी होता है द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, जो राइट दिया जाता है लैंड रेवेन्यू का। जैसे आपको कहीं का अधिकार दे दिया जाए कि इतनी ज़मीन का जो भी टैक्स आएगा उसको आप वसूलोगे, तो वो बेटा वसूलने का जो सिस्टम होता है उसको दीवानी बोलते हैं। एंड दोज पर्सनस हु कलेक्ट द रेवेन्यू दिस इज नोन एज अ दीवान। और जो पर्सन बेटा उसको लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा उसको दीवान बोला जाएगा। तो ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान मीन्स रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ बंगाल। तो बेटा क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या किया कि बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया, कहाँ का, बंगाल का। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा बंगाल में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी। एज दीवान कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जब उसको बेटा दीवान का मीन्स दीवानी का राइट मिल गया तो वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गई, अर्थात वो हर जगह से टैक्स को कलेक्ट करके मुगल एम्परर को कुछ पार्ट देगी उसमें से, ठीक है ना, कुछ पार्ट खुद रखेगी। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब देखिए रेवेन्यू फॉर द कंपनी मीन्स कंपनी के लिए जो इनकम होगी वो कैसे होगी। आफ्टर टेकिंग द दीवानी राइट्स कंपनी स्टार्टेड टू इंक्रीज रेवेन्यू। अब यहाँ से बेटा वो अपनी रेवेन्यू मतलब होता है उसका कुल जो ग्रोथ है, प्रॉफिट है, वो कैसे इंक्रीज करेगी, किस तरीके से, ठीक है ना। तो फॉर द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू कंपनी फेल टू रिस्टोर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वो सोच रही थी कि मतलब किस तरीके से ज़्यादा इनकम हो, तो उसने क्या किया कि एग्रीकल्चर को, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से चूँकि ज़्यादा पहले क्या था कि आज भी इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या बेटा वो खेती पर निर्भर है। सो अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे तो वहाँ से हमको ज़्यादा इनकम होगी। इसलिए उसने बेटा क्या किया, कुछ पॉलिसीज चलाई, जैसे कि कुछ पॉलिसियाँ हैं बेटा, जैसे कि है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम है और रियायतवाड़ी सिस्टम है, ठीक है ना। इन 1770 अब उसी समय पर बेटा क्या हुआ कि जब इन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया तो उसी समय 1770 में एक टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, ठीक है ना। एक बहुत भयानक महामारी फैल गई, ठीक है ना, जो होता है मतलब बीमारियां फैल जाना, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना है जिससे कई लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसे सेम उस समय बेटा क्या हुआ, महामारी फैल गई, भुखमरी फैल गई, ठीक है ना, सूखा पड़ गया बंगाल में, जिसकी वजह से 10 मिलियंस पीपल मारे गए बेटा। और किसी ने उन गरीब लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये लोग टैक्स पे टैक्स उस जनता पे लगाने लगे, ठीक है ना। जब लोग भूखे मर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है कि आप पैसा दो, नहीं दोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो क्या है बेटा, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इंट्रोड्यूस बाय द कॉर्नवालिस इन 1793। एक क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है कि हु लॉन्च द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। योर आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन विच ईयर। योर आंसर इन 1793। अब देखिए इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बेटा क्या हैं कि रेवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली एट हाई रेट। तो देखिए जो रेवेन्यू सिस्टम था बेटा वो 89 एंड 11% था, ध्यान रखना इतना बेटा, ठीक है ना। 89% इन द हैंड ऑफ कंपनी एंड 11% हु कलेक्ट द रेवेन्यू। हुआ क्या बेटा कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम हुआ उसमें 89% जाएगा कंपनी के खाते में और 11% जाएगा जो पर्सन उसको कलेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कंपनी 100 रुपये देती है किसी को, आप जाओ कलेक्ट कर लो, तो मान लो 100 रुपये कलेक्ट करता है तो उसमें से 89 रुपीज़ जाएंगे कंपनी के अकाउंट में और 11 रुपीज़ जाएगा बेटा उस पर्सन के अकाउंट में जो वो कलेक्ट करके लाएगा। तो इस तरीके से एक बेटा हाई रेट था।
पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। द चार्ज ऑफ कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेज जमींदार, और कलेक्ट करने के लिए किसको कहा गया? विलेज के जमींदार को, ठीक है ना। अब वो जमींदार थे कौन बेटा? जैसे राजा थे और तालुकेदार थे, इनको जमींदार उस टाइम पे बोला गया, ठीक है ना। अर्थात राजा या तालुकेदार भी एक सामंत जैसे होते हैं, उनके पास, है ना, कई सौ गांव उनके अंडर में होते हैं, तो उनको कहा गया कि आप अपने जनता से रेवेन्यू कलेक्ट करो और हमको दो, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अब कंपनी ने क्या किया बेटा? प्रॉफिट लेने का काम स्टार्ट कर दिया। दिस इज द इमेज ऑफ द चार्ल्स कॉर्नवालिस। नाउ सेकेंड इज अ महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। तो बेटा किसने लॉन्च किया इसको? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में। क्वेश्चन बनेगा हु लॉन्च द महलवाड़ी सिस्टम? योर आंसर हॉल्ट मैकेंजी। इन विच ईयर? 1822, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो महलवाड़ी, यहाँ पर महल का मतलब था विलेज आर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। विलेज आर आ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर महल का मतलब क्या हुआ? विलेज आर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। महलवाड़ी सिस्टम गेव द रेवेन्यू कलेक्शन वर्क टू द विलेज हेडमैन इंस्टीड ऑफ द जमींदार। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि इन्होंने जमींदार को हटा करके, मतलब राजा तालुकेदार को हटा करके, जो कलेक्ट करने का काम था रेवेन्यू, उसको किसको दे दिया गया बेटा? विलेज हेडमैन को। क्यों दे दिया गया? देखिए क्या होता था कि जब राजा या तालुकेदार बेटा टैक्स कलेक्ट कर पास रख लेते थे और कुछ परसेंट ले जा करके ब्रिटिश कंपनी को जमा करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको हटा करके अब केवल विलेज के हेडमैन को ही बना दिया गया कि अब आप अपने गाँव से कलेक्शन करेंगे और हमको ला के देंगे। Now next, the new Monroe system means Riotwadi system. थॉमस मोनरो इंट्रोड्यूस रियोतवाड़ी सिस्टम इन 1820। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि हु लॉन्च द सिस्टम रियोतवाड़ी? योर आंसर थॉमस मोनरो। इन विच ईयर? 1820। इन दिस सिस्टम द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रियोट्स मीन्स कल्टिवेटर्स। अब देखिए बेटा इन्होंने क्या किया कि पहले जमींदार को दिया, फिर जमींदार से बेटा इन्होंने विलेज हेडमैन को दिया। अब इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट अब लेंगे उस पर्सन से जिसके पास खेत होगा, उससे ही डायरेक्ट कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्टली इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द मैसूर एंड लेटर ऑन द बॉम्बे एंड मद्रास। पहले ये हुआ क्या बेटा कि मैसूर मतलब कर्नाटक में, उसके बाद बेटा बॉम्बे और फिर मद्रास में धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने बेटा कई सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं बेटा इन द न्यू मोनरो सिस्टम हैड सम प्रॉब्लम्स। तो जो मोनरो सिस्टम चला था बेटा इसमें कुछ दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी बेटा कि जो लैंड रेवेन्यू था बेटा वो बहुत हाई था, पीजेंट्स अनेबल थे उसको बेटा पे करने में, और हाई टैक्स होने के कारण से रियोत बेटा अपने अपने गाँव को छोड़ करके शहरों में चले गए। इसलिए चले गए कि चूँकि उनकी ज़मीन बेटा ब्रिटिश ले लेते थे, जैसे वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनके घर परिवार सबको वो कब्जे में कर रख लेते थे। तो इन्होंने सोचा कि जब हमारा कुछ यहाँ पर बच ही नहीं रहा तो हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे, हम छोड़ के चले जा रहे हैं शहर, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ बेटा कि शहरों में लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई बेटा, और गाँव से लोग माइग्रेट कर गए शहर की तरफ। अब नेक्स्ट है बेटा क्रॉस फॉर यूरोप एंड इंडिगो कल्टीवेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे यूरोप के लिए खेती की जाती है और इंडिगो कल्टीवेशन को। ये बेटा आप इमेज में देखिए, ये इंडिगो कल्टीवेशन है बेटा, ठीक है ना। ये इंडिगो की इमेज है आपके सामने है। ये ब्लू कलर का होता है, एक नेचुरल डाई होता है, ठीक है ना। इंडिगो एक नेचुरल डाई होता है जिससे हम कलर अपने कपड़ों में कलर करते हैं। Britishers encouraged the Indians farmers to cash crop like tea, cotton, sugar cane, jute, etc. that were based on their profit motives। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने बेटा इंडियन फार्मर्स को वो बूस्ट करने लगे कि आप ऐसा करो कि आप टी उगाओ, कॉटन उगाओ, शुगर केन उगाओ, जूट उगाओ, है ना, इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स के अलावा जैसे कि फूड क्रॉप्स में वीट था, राइस था, बार्ले था, पल्सेस थे, तो उनके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको ज़्यादा इनकम हो। तो लोग थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गए। हुआ क्या कि ये जब उगाते थे बेटा तो ब्रिटिश उसको सस्ते दाम पर ले लेते थे और उसको ले जाकर महंगे दामों पर अपने कंट्री में बेचते थे। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। ओपियम बेटा एक नशीली पदार्थ होता है जिसको, ठीक है ना, और उसको लोग यूज करते हैं नशे के रूप में। इंडिगो होता है बेटा नेचुरल डाई जिससे कपड़ों में कलर किया जाता है, विच वाज हाईली डिमांडेड इन यूरोप।
इंडिगो वाज अ टाइप ऑफ इंडियन डाई, ठीक है ना। तो इंडिगो क्या था बेटा, एक इंडियन डाई था एंड इट वाज हाईली डिमांडेड इन ब्रिटेन एट दैट टाइम। अच्छा, ब्रिटेन में इसकी डिमांड क्यों थी? तो देखिए इसका आंसर ये होगा बेटा कि ब्रिटेन में उस समय पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मेनली जो था बेटा वो टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो कपड़ों में बेटा रंग डालने के लिए, नेचुरल कलर फिल करने के लिए डाई की डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए वो लोग क्या किए बेटा कि भारत में इंडिगो की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करवाने लगे। और इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी बेटा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। इंडिगो वाज हाईली डिमांडेड इन यूरोप टू गेट द इंडिगो कल्टीवेशन। तीन कठिया, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तीन कठिया सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। अब देखिए तीन कठिया सिस्टम है क्या। तीन कठिया में होता क्या था बेटा कि देखिए पहले क्या था कि 20 पार्ट होते थे एक खेत में, तब उसका 1 बीघा माना जाता था। जैसे कहीं कहीं पर होता 16 बिस्वा होता है, कहीं पर 20 बिस्वा होता है। तो 20 बिस्वा में क्या था बेटा कि 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा पर आपको इंडिगो करना है तो करना है, ठीक है ना। इंडिगो उगाना है तो उगाना है, मतलब 20 पार्ट में से 3 पार्ट पर आपको इंडिगो उगाना है। तो लोग, अच्छा ये बताओ, फिर लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। कुछ दिन उन्होंने उगाया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए इमेज में आप बेटा, इसमें जो कलर फिल किया गया है ये नेचुरल ब्लू डाई का है, अर्थात ये इंडिगो का कलर है, ठीक है ना। तो ऐसे कपड़ों में रंग भरने के लिए इंडिगो का यूज़ किया जाता था। अभी हम आपको बताएंगे कि लोगों ने मना क्यों कर दिया इंडिगो को उगाने से। देखिए टाइप्स ऑफ अगर इंडिगो देखा जाए बेटा तो 2 टाइप्स के होते थे, एक होता था निच कल्टीवेशन और एक होता था रेवती कल्टीवेशन। अब हम देखेंगे बेटा निच कल्टीवेशन को। इन निच कल्टीवेशन प्लांटर्स देमसेल्फ प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर ओन लैंड बाय डायरेक्टली हायर्ड लेबर। निज में क्या हुआ, निज मतलब होता है कहीं, निज मतलब निजी, अपनी सेल्फ की प्रॉपर्टी पर। तो लोग क्या करते थे, अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर बेटा इंडिगो कल्टीवेशन करते थे और प्रोड्यूस करते थे इंडिगो, अब बाद में उसको मार्केट में सोल्ड करते थे। फिर दूसरा हुआ बेटा रेवती सिस्टम। रेवती सिस्टम में क्या हुआ, द प्लांटर्स फोर्स द रेवत टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट मीन्स सत्ता, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ कि रेवती सिस्टम में प्लांटर्स फोर्स करते थे रेवत को। रेवत मतलब होगा जो ज़मींदार थे छोटे मोटे, कि आप जो है इस पर एग्रीमेंट करो और इस पर आप उगाओ कोई ना कोई चीज़, मतलब जैसे कि इंडिगो। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। तो जो बेटा साइन करते थे इस कॉन्ट्रैक्ट को, मीन्स सत्ता को, ठीक है ना, तो उनको लो रेट पर पैसे दिए जाते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्लांट उगाओ। द पीजेंट्स गॉट वेरी लो प्राइस। अच्छा, उगाने के बाद क्या होता था बेटा कि उनको लो प्राइस देकर के उनसे परचेज कर लिया जाता था, खरीद लिया जाता था, ब्रिटिश उनसे खरीद लेते थे। तो ये बात उनको थोड़ा सा ये नहीं जमी कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब समय लगाते हैं, इसमें पैसा हमारा फिर लगता है, वो जब तैयार हो जाता है तो औने पौने दाम में हमसे खरीदते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और इस इंडिगो की वजह से हमारी खेती भी क्या होती है, हमारी लैंड भी अनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि इंडिगो के प्लांट को उगाने बेटा वो लैंड सेलेक्ट की जाती थी जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होती थी, उसी पर ही इंडिगो की खेती हो पाती थी। बेटा हम देखेंगे द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। तो बेटा क्या हुआ, एक नीला विद्रोह हुआ था, तो यही नील खेती के लिए विद्रोह कर दिया गया। In March 1859, thousands of the youths in Bengal refused to grow indigo under leadership of दिगंबर एंड विष्णु चरण विश्वास। हुआ क्या बेटा कि इंडिगो को उगाने से मना कर दिए हजारों किसान दिगंबर के और विष्णु शाह जी के लीडरशिप में। क्यों मना कर दिए, क्योंकि ये अपनी फसल नहीं उगा पाते थे, इंडिगो उगाते थे बेटा, तो उस इंडिगो उगाने में इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता था, इनकी जो लैंड थी बेटा अनफर्टाइल हो जाती थी। As the rebellion spread, riots refused to pay rent to planters and attack indigo factories। तो हुआ क्या बेटा कि इंडिगो फैक्ट्रीज पर हमले किए जाने लगे, ठीक है ना, फैक्ट्रियों को तोड़ा जाने लगा, लूटपाट मच गई, क्योंकि किसानों ने मना कर दिया कि हम उगाएंगे नहीं। और फिर बेटा क्या हुआ कि इन बिहार चंपारण मूवमेंट लेड बाय द गांधी जी इन 1917 इंडेड द इंडिगो प्रोडक्शन थ्रू तीन कठिया सिस्टम। और इसी इंडिगो प्लांटेशन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी भी राजकुमार शुक्ला के साथ में मिलकर के चंपारण में बिहार में बेटा इसका विरोध करते हैं, 3 कठिया का, मतलब 3/20 अर्थात 3/20 पार्ट। अभी हमने बताया ही था बेटा आगे ना। नेक्स्ट है द रियोट्स वर रिलुक्टेंट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग का रीजन्स। रियोत ने बेटा क्यों मना कर दिया इंडिगो उगाने से, इसके फॉलोइंग रीजन है। पहली बात तो क्या, देवर पेड वेरी लो प्राइसेस इंडिगो कल्टीवेशन, उनको लो प्राइसेस मिलते थे इंडिगो कल्टीवेशन का। द रियोट्स नेवर सा एनी प्रॉफिट एक्योरिंग फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन।
और इनको बेटा कोई प्रॉफिट नहीं होता था, बल्कि इनको घाटा ही होता था उसको लगाने में। रियोस वर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट ऑफ देयर लैंड बाय द प्लांटर्स एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग सॉइल लॉस इस फर्टिलिटी। ठीक है ना, हमने बताया था कि फर्टाइल लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता था इंडिगो का, बाद में क्या होता था बेटा, अनफर्टाइल हो जाती थी लैंड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग बेटा, दो द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल वाज काज बाय द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। अब बंगाल में बेटा देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो रियोस बिगैन टू रिफ्यूज ग्रो इंडिगो, दे वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड सम जमींदार्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि विलेज हेडमैन भी इनके सपोर्ट में आ गए, किसानों के सपोर्ट में, और ज़मींदार भी कुछ आ गए कि हाँ आप इंडिगो मत उगाओ, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम भुखमरी के कगार पे पहुँच जा रहे हैं। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट द इंडिगो कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो एक जगह जगह बेटा प्रोटेस्ट होने लगे, तो उसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन बनाया कि ज़रा आप चेक करो कि क्या दिक्कत है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भारत में छोड़ के जाना पड़ जाए। ठीक है ना। तो जब उन लोगों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इनके साथ में बेईमानी किया जा रहा है प्लांटर्स के साथ में, और इनको ऐसा किया जाए कि अभी इनकी इच्छा चाहे इंडिगो उगाएं चाहे ना उगाएं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होगा, इनका विद्रोह बंद हो जाएगा। द प्लांटर्स इवेंचुअली मूव आउट ऑफ द सिटी एंड दिस लेट इवेंचुअल कोलैप्स द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो बेटा इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज पर, जैसे कि पहला है मैचिंग है और दूसरा है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा पहला है रियोट, तो इसका आप जानते हैं बेटा कल्टीवेशन, महल है इसका विलेज होगा, निज का कल्टीवेशन ऑन ओन लैंड, और रियोती का कल्टीवेशन ऑन रियोट्स लैंड। एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स बेटा देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर बेटा हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। पेस्ट इसलिए कर दिया है बेटा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने में आसानी होगी। मैचिंग तो आप देख के भी कर सकते हैं, बट फिल इन द ब्लैंक्स आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है ना बेटा। तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बेटा, मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।